एक मिनट शुरू करता हूँ, बस 1 मिनट बच्चों, सिर्फ 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ी देर रुक जाओ बस। ये एक मिनट रुकना। का नाम होगा EMI। क्या नाम है? EMI, समझो। और बड़ा अच्छा सा चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है बच्चे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जिस क्वेश्चन का नाम है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, AC जनरेटर या AC डायनेमो। वो 5 मार्क्स का एक टॉपिक बनता है। बाकी जितने इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव, यही सब लगा देते हैं वो। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे आज हम EMI को, कि क्या कहता है भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन का क्या मतलब है और क्या मतलब है करंट का बनना, अपने आप बनना, ना बनना, सारी चीजों का। हाँ बोलो, जल्दी बोलो। इस चैप्टर के अच्छे से नोट्स बनवाते ना। अच्छे से ही नोट्स बनवाएंगे, और कुछ नोट्स मेरे पास PDF है, वो मैं भेज दूंगा, और बाकी मैं साथ में बनवा भी दूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, EMI। आज तक सारे साइंटिस्टों ने क्या किया? आज तक सारे साइंटिस्टों ने क्या किया? सब कोई जानता था कि अगर कोई वायर है और उस वायर में बच्चे करंट है, सब कोई जानता था अगर वायर है और वायर में करंट है तो उस करंट की वजह से इसके आसपास में यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड आ जाती थी। सब कोई जानता था, सारे साइंटिस्ट जानते थे। मतलब जो बिल्कुल बेवकूफ साइंटिस्ट था वो भी जानता था इस बात को कि अगर किसी वायर में करंट चलाओगे तो उस वायर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। लेकिन कोई साइंटिस्ट ये नहीं जानता था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से भी किसी वायर में करंट पैदा की जा सकती है। ये कोई नहीं जानता था, ये कोई जान ही नहीं पाया। तो ये बताया किसने? बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट था, फैराडे। क्या साइंटिस्ट था? फैराडे। इस साइंटिस्ट ने हमको ये बताया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड से भी किसी वायर में करंट को जनरेट किया जा सकता है। ये तो कोई बता देता था, सबको पता थी कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, बट नोबडी नोज द करंट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक इफेक्ट कंडीशन। तो फैराडे ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट आ सकती है। इसी का नाम पड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम पड़ा? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट का बनना फैराडे ने बताया। इसी पर पूरा चैप्टर सीखेंगे हम, EMI, जिस चैप्टर का नाम है। चलो शुरू करते हैं सबसे बिल्कुल बेसिक से। चलो स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चे, सबसे पहला टॉपिक होगा इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ध्यान से सुनना और समझना भी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, क्या नहीं होता है? किसी बच्चे को पुराना कुछ पिछले जन्म का याद है तो बता सकता है, बताओ। किसी बच्चे को पिछले जन्म का कुछ याद है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन या कुछ और, तो बोल सकता है। फ्रीली बोलो जरा, मैं सुनना चाहता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द एरिया। ओके, और बताओ। फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया और परपेंडिकुलर होती हैं उसके। ठीक है, ये भी मैंने सुन लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मैंने यहाँ हेडिंग लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
और एक हाँ और सर, चीज वो है इलेक्ट्रिक। मैग्नेटिक फ्लक्स। लो भाई, दोनों हो गए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स। बताओ बताओ, कुछ भी बताओ, कुछ भी बताओ, मैं बताता हूँ होता क्या है, समझो। अगर मेरे पास कोई एरिया है, होगा कोई सरफेस, कैसा भी कागज का टुकड़ा ले लो यार, कोई सरफेस है, उसका कोई सरफेस का कुछ यूनिट एरिया है, इस सरफेस का कुछ यूनिट एरिया, यूनिट, इस यूनिट एरिया में से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर जाए इस यूनिट एरिया से, तो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते थे। बस सिचुएशन ये होनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करे ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करे वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो बताओ 1 2 3 4, इन चारों में से कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहूंगा? इन चारों में से सेकेंड वाली को, क्योंकि सेकेंड वाली ही किसी सरफेस से परपेंडिकुलर निकल रही है। तो अगर ये परपेंडिकुलर निकल रही है तो मैं इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहूंगा, मैं बाकी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं कह सकता, डायरेक्ट नहीं कह सकता। तो डेफिनेशन क्या हुई? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच passes through a unit surface area perpendicularly is known as electric flux। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यूनिट सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो जाएं और किसी एंगल पर नहीं होनी चाहिए, परपेंडिकुलरली पास हो जाएं, इस तरीके के नंबर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड डाल दो, नंबर वही रहेगा। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द number of magnetic field lines which passes through a unit surface area perpendicularly is known as magnetic flux। बात खत्म। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस passes through unit area perpendicularly, स्पेशल केस है, उसी को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले हैं, जरा दोनों को ध्यान से देखना। मैग्नेटिक फ्लक्स के दो फॉर्मूले, दोनों को समझेंगे। कॉपी पेन लेके बैठना, साथ साथ में कुछ चीजें नोट करते चलना, नहीं तो बाद में सब डिलीट हो जाएगा दिमाग से, फिर ढूंढते रहो रिसाइकिल बिन में कौन कहाँ गया। पहला केस देखो बच्चे, मैग्नेटिक फ्लक्स का पहला फॉर्मूला कैसे। मान लो मेरे पास एक सरफेस है, दिमाग लगाओ, मेरे पास एक सरफेस है, इस सरफेस का छोटा सा एरिया है, ये छोटा सा एरिया है, ध्यान देना बच्चे। और जो छोटा सा एरिया है वो एरिया डीएस है, एरिया डीएस है। एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, जिसका नाम होता है एरिया वेक्टर। सुना है कभी एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर हमेशा एक वेक्टर, कैसा वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी है जो एरिया के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, उसको हम एन कैप से शो करते हैं। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है, जिसको हम एन कैप से शो करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा हाथ, अगर मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? इसका परपेंडिकुलर। अगर मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर। अगर मेरा हाथ ऐसे रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा? परपेंडिकुलर। तो जैसा भी रखा होगा सरफेस, उसका परपेंडिकुलर बना दो, उसी को एरिया वेक्टर कहते हैं। पहली बात, जो भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोगे, इस चीज को कॉपी में नोट करना, मेन बात ही नोट की जाती है। जो भी आप, सर आप म्यूट हो। इसी समय ये आदत में है, जो कभी फोन नहीं करेगा वो आज फोन करेगा 3 से 4 के बीच में, रुला देते हैं। तो मैं सिखा रहा था कि एरिया वेक्टर क्या होता है। अगर कोई सरफेस है, उस सरफेस का अगर परपेंडिकुलर बना दो तो उसको एरिया वेक्टर कहते हैं। पहली बात, अगर तुमसे कोई कहा कि मैग्नेटिक फील्ड भेजी मैंने, कोई कहे कि कोई एंगल लेना है, आप याद रखना, जो भी मैग्नेटिक फील्ड का एंगल लिया जाता है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एंगल लिया जाता है, वो सरफेस से नहीं लिया जाता। वो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल हमेशा परपेंडिकुलर, मतलब एरिया वेक्टर से लिया जाता है। क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं तुमसे कहूं
मेरे सर पास आप एक लिखवा सरफेस देते है, नोट। एक मिनट, ये इसका एरिया नोट्स वेक्टर में है। लिख के भेज देना। बिल्कुल, मान लो ये कोई सरफेस है, ये इसका एरिया वेक्टर है एन कैप। ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है एन कैप। देखो बच्चे, ये सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है एन कैप। मैंने कहा ये सरफेस है, इसका सरफेस का एरिया वेक्टर है एन कैप। अब मैंने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, और मैंने कहा एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है। मैग्नेटिक फील्ड को बच्चे हमारे शो करते हैं बी से, बी से, बी से और बी से, और बी के ऊपर भी वेक्टर लगता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जरा दिमाग लगाना और आंसर बताना। बोला गया ये तो एरिया वेक्टर है, सरफेस से इस मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है 60 डिग्री। यहां पर सरफेस से के ऊपर ही भेज दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड को, बिल्कुल सरफेस पर है मैग्नेटिक फील्ड, तो थीटा इक्वल टू कितना 0 डिग्री। यहाँ पर एंगल 30 डिग्री, यहाँ पर जो सरफेस से एंगल बन रहा है वो बन रहा है 20 डिग्री। तो तुमसे मैं पूछूं कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एंगल सरफेस से 60 डिग्री बन रहा है, तो तुमसे कोई कहे कि फॉर्मूला बताने के लिए एंगल कितना लोगे, तो तुम बताओ 60 लोगे कि कितना लोगे, जल्दी बताना। 30 लेंगे। 30 डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि सेंटेंस आप याद रखें, एंगल शुड बी टेकन बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड, नॉट फ्रॉम द सरफेस। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेना होता है, बस याद रखो, भले कुछ दिया हो, जो मन में आए वो दे दे यार, वो तुम्हें एंगल ही लेना है बस। तो यहाँ पे 60 बचा कितना 30, ये एंगल लिया जाएगा। यहाँ बताओ मैग्नेटिक फील्ड सर, सरफेस पर चल रही है, ये 0 लोगे वेक्टर 90 और लोगे? 90 लेंगे। वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में ये किस लिए लेते हैं थीटा? क्या चीज, फिर से बोलो। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल किसके लिए लेते क्यों हैं? लेते क्या हैं? निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है, फ्लक्स निकालने के लिए। दो फार्मूले सिखाऊंगा, यहाँ पर आऊंगा मैं। बताओ यहाँ का एंगल कितना लोगे, 0 लोगे 90 लोगे? जल्दी बोलो यार। 90 90, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहाँ बोलो एंगल कितना लोगे? 30 लोगे 50 लोगे? 30। यहाँ बोलो एंगल कितना लोगे? 20 लोगे? 20 लोगे कि 90 लोगे? अरे यहाँ बोलो एंगल कितना लोगे जल्दी? यहाँ 20 नहीं 90 लेंगे। 70 लेंगे सर। 70 लेंगे। तो तुमको एक बात तो हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रखनी है, कुछ भी दिया हो, जो मन में आए वो दिया हो, तुम्हें एंगल जो लेना है वो एरिया वेक्टर से ही लेना है और मैग्नेटिक फील्ड का लेना है। बात खत्म। वो भले मैग्नेटिक फील्ड कहीं जा रही हो यार, तुम्हें कोई लेना देना नहीं उससे। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा, इस पार्ट का जरा स्क्रीनशॉट लेना तुरंत जल्दी, नोट भेज 1 देना। सेकंड के अंदर। रेडी 1 2 3 हो गया। वो मैं यार स्क्रीनशॉट तो ले लो यार, 1 मिनट लगता है उसमें। स्क्रीनशॉट भी नहीं ले सकते तुम लोग 1 सेकंड का, काम बटन नहीं दबा सकते हमारे कहने पे। चलो हटाओ इसे, हो गया। अब बात आई, हम देखेंगे कि ये रहा एरिया वेक्टर। सबसे पहला फॉर्मूला निकालना है हमको बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स को शो करते हैं हम फाई से। किससे शो करते हैं? फाई से। मान लो ये एरिया वेक्टर है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एरिया के परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर भी एरिया के परपेंडिकुलर है। तो बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 थीटा इक्वल टू 0। और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फ्लक्स इक्वल टू एरिया इनटू एरिया वेक्टर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो छोटा सा एरिया है तो छोटा सा फ्लक्स होगा। डी फाई इक्वल टू शो करते हैं बी डॉट डी एस। क्या शो करते हैं? डी फाई इक्वल टू कितना? बी डॉट डी एस। ध्यान दो, तो डी फाई इक्वल टू ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है? बी डी एस कॉस थीटा। ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। और थीटा कितना लिया तुमने यहाँ? 0, क्योंकि एंगल दोनों का भी 0 है। तो डी फाई इक्वल टू कितना हुआ? बी डी एस। कॉस 0 की वैल्यू 1,
तो बच्चे डी फाई इक्वल टू कितना हुआ, बी डी एस। तो एक फॉर्मूला तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ये होता है, ये फॉर्मूला तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के परपेंडिकुलर निकल रही हो, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 बन रहा हो, मतलब cos थीटा की वैल्यू 1 हो, मतलब b डॉट डी एस की वैल्यू डी फाई हो। तो एक फॉर्मूला तो ये होता है अगर इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड निकले तो। इसी बात समझ में आई। डीएस, डीएस एरिया वेक्टर है, एरिया है ये, इस सरफेस का एरिया है डीएस। छोटा सा एरिया है बेटा, ये छोटा सा एरिया है डीएस, इससे निकलने वाली छोटी सी फ्लक्स है डी फाई। इस एरिया का एरिया वेक्टर है एन कैप, यहां से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड है बी। तो जहां पर डी फाई क्या है, फ्लक्स है, जहां पर डीएस क्या है, एरिया है, जहां पर बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जहां पर एन क्या है, एरिया वेक्टर है। ये छोटी छोटी बातें हैं। क्या इतना समझ में आया? तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं आया तो आप पूछो जल्दी से, जो भी पूछना है। आ गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं टॉपिक चेंज करूं तुरंत 1 सेकंड में। हो गया? ले लिया स्क्रीनशॉट? इसमें मुझे कुछ बोल के लिखवाना नहीं है, जहां बोल के लिखवाना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, मैं खुद भी लिखवाऊंगा। ये तो खाली 2 फॉर्मूले हैं, इनमें कोई जरूरत नहीं लिखने की ज्यादा। समझो। नेक्स्ट देखो, अब क्या हुआ, एक बच्चे ने अभी पूछा कि एंगल क्यों लेते हैं, इसका मतलब यहाँ इस समझोगे। अब मान लो कोई एरिया है, इस एरिया का छोटा सा एरिया और ले लिया मैंने डीएस, एरिया वेक्टर अपनी जगह से नहीं हटता एन कैप, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है बी। देखना बच्चे, अब एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है बी, और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है ना बी, वो निकल रही है फाई एंगल पे। कितने एंगल पे निकल रही है? फाई एंगल पे। ये फाई एंगल कहां से है? एरिया वेक्टर से है। अब तुम बताओ, चलो तुम बताओ, क्या इस समय ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं मैग्नेटिक फ्लक्स कह सकता हूं या नहीं कह सकता हूं? इस समय जस्ट अभी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, ना कहूंगा मैं, ना कहने दूंगा मैं। इसका मतलब कब कह सकते हैं? जरा सुनना जरा ध्यान से। सर वीडियो पॉज हो गई। 1 सेकंड, वो कैमरा है भाई, टेक्निकल चीजें हैं, कैमरा है, गर्म पड़ जाता है। हो गया सही, ठंडा कर दिया कैमरे, पानी डाल दिया मैंने कैमरे को, देखो हो गया। समझो है क्या, मैंने बोला इस समय इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को मैं मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं कह सकता हूं। कब कहूंगा समझना। इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन के 2 कंपोनेंट करूंगा, एक होगा बी साइन फाई और एक कंपोनेंट होगा इधर बच्चों मेरे बी कॉस फाई। साइन फाई और कॉस फाई, दिमाग बताओ जरा लगा के। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह काम करेगा वो साइन वाला कंपोनेंट काम करेगा या कॉस वाला कंपोनेंट काम करेगा? बताओ। कॉस वाला। क्योंकि मेरे बच्चों जो कॉस कंपोनेंट है वो भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर है। बताओ इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। भाई इस छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? छोटा सा होगा। फॉर्मूला तो वही होता है, डी फाई इक्वल टू बी डॉट डी एस। फॉर्मूला तो यही होता है। लेकिन मेरे बच्चों आज जरा बताओ, इस बी की जगह जो मैंने बी लिख रखा है सही लिख रखा है कि गलत लिख रखा है? आज ये बी ही लिया जाएगा? कुछ गलत है। बी कॉस फाई आएगा। बी कॉस फाई, क्योंकि आज बी कुछ नहीं कर रहा है। क्योंकि आज मैग्नेटिक फ्लक्स कौन है? मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड काम कौन सी कर रही है? बी काम कर रही है या बी कॉस फाई काम कर रही है? बताओ। इस एरिया के परपेंडिकुलर कौन है? बी कॉस फाई है या बी है? बोलो कौन है? बी नहीं है, बी कॉस फाई। और इस फार्मूले में, उस फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड वही वाला लिया जाता है। फिर याद रखना यार, उस फार्मूले में मैग्नेटिक फील्ड वही वाला मैग्नेटिक फील्ड लिया जाता है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। या तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो या उसके कंपोनेंट हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस परपेंडिकुलर वाली चीज देखनी है। तो तुम बताओ यार, परपेंडिकुलर कौन है? बी है बी कॉस फाई?
बताओ B इस cos फॉर्मूले phi. के लिए। cos phi. बात खत्म। इसीलिए लिया जाएगा b cos phi डॉट ds। बाकी सारी सिचुएशन बिल्कुल सेम रहेंगी। जहां b डॉट ds होता था आज b cos phi डॉट ds हो गया। तो बस लिख दो इसको अच्छे से, b cos phi ds cos थीटा। भैया a डॉट b इक्वल टू a b cos थीटा, और थीटा कितना है 0। थीटा कितना है 0। कौन सा थीटा है ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स के बीच का एंगल थीटा है। तो cos कितना फिर थीटा से लाना 0। क्या हुआ है? तो फॉर्मूला क्या आ गया? कहाँ चले गए थे? देखो मैंने बोला कि मेरे पास ये एरिया है, पूरा ध्यान से देखना। ये तो आ गया। मैंने बोला ये मेरे पास एरिया है। हाँ एक मिनट सुन लो। एरिया मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है एरिया वेक्टर से फाई एंगल पर। ये मैग्नेटिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो सकती। ये मैग्नेटिक फील्ड कभी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हो सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स होने के लिए मेरे बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड का एंगल होना चाहिए एरिया वेक्टर से वो 0 होना चाहिए, जो नहीं है। तो मैंने इसके दो कंपोनेंट किए, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। साइन कंपोनेंट भी इसके साथ नहीं है, साइन कंपोनेंट को मार दो गोली। बचा कौन? कॉस कंपोनेंट, क्योंकि ये भी खत्म हो चुका है, ये भी कुछ नहीं बचा। बचा कॉस कंपोनेंट। यही वो कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह काम कर रहा है। तो यही मैग्नेटिक फ्लक्स बनवाएगा। क्यों बनवाएगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर निकल रहा है और एरिया वेक्टर के पैरेलल है। तो ये कंपोनेंट एरिया वेक्टर के पैरेलल है, तो भैया एरिया वेक्टर और इनके बीच का एंगल 0। फार्मूला क्या होता है फ्लक्स का? B डॉट ds। लेकिन आज B मत लेना यार, B तो यहाँ था ना, उसका कंपोनेंट काम कर रहा है आज। तो B की जगह क्या लिया? B cos phi डॉट ds। और आज ये पूरा A है, A डॉट B, A डॉट B, A B cos थीटा। तो भैया B cos phi ds cos थीटा। थीटा कितना? इन दोनों के बीच का एंगल 0। साफ साफ दिख रहा है। तो भाई cos 0 कितना? 1। तो फॉर्मूला क्या बचा? B cos phi ds। ये अच्छे से लिख दो। तो d phi इक्वल टू कितना आया? B ds cos phi। बात खत्म। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। कुछ भी समझ में आया 5% की नहीं आया? अब खत्म हो गई आ कहानी। गया जल्दी बताओ। एग्जाम में आती है पक्का? डेरिवेशन? नहीं बिल्कुल नहीं, ये नहीं आएगा कभी भी। ये कभी नहीं, ये कभी आएगा इस जन्म में, 100 साल बाद भी नहीं आएगा। ये तो छोटी सी बात थी। B डॉट ds इक्वल टू कितना? B cos phi। सर फोटो खींच ले एक मिनट। हाँ ये खत्म हो गया, छोटे सा फॉर्मूला था, इसको जल्दी नोट करो। खींचो, फोटो खींचो। सर हो गया। हो गया, चलो अब समझना ध्यान से जरा। ये छोटे छोटे आप दो अपने में notes भेज देना। फार्मूले हैं। नोट्स में भेज दूंगा मैं, एक आराम से भेज दूंगा। क्लास खत्म होती ही नोट चले जाएगा तुम्हारे पास ग्रुप में, ऐसा समझो। देखो तो है क्या, नेक्स्ट टॉपिक समझो आप। नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ। अब चैप्टर शुरू होता है फैराडे लॉ। अभी तक तो खाली हम बेसिक क्या सीखा हमने कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स दिखता कैसा है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है। दो फॉर्मूले होते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलरेडी पैरेलल चल रही हो एरिया वेक्टर के तो क्या, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया वेक्टर से एंगल पे चल रही हो तो क्या। दो फॉर्मूले हो गए, B डॉट ds या B ds cos phi। दो फॉर्मूले हैं अलग अलग। अब समझेंगे जरा इसको हम ध्यान से, है क्या। 10 मिनट रिमेन्स और क्लास ज्वाइन करना है दोबारा। फैराडे ने देखो क्या कहा, फैराडे लॉ। अटेंटिव होकर सुनना, सब कुछ समझ में आएगा बिल्कुल ध्यान से। 2 मिनट की स्टोरी है, इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना और तभी कुछ क्लियर हो पाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखो एक फैराडे की एक लैब थी, फैराडे की एक लैब थी। लैब हर साइंटिस्ट की लैब होती है बच्चों, फैराडे की भी एक लैब थी। ये लैब है, इसमें कुछ सामान रखा हुआ था, बहुत सारे सामान थे ये सब। अब सोचो इतने सारे सामान, उसमें से क्या है, मान लो कोई एमीटर है, कोई गैल्वेनोमीटर है, कोई वोल्ट मीटर है, कोई मिलीमीटर है, कोई मिली वोल्ट मीटर है, कोई माइक्रोमीटर है, कोई मल्टीमीटर है। 50-75 चीजें हैं। इतनी सारे साइंटिस्ट है भैया, वो तो साइंटिस्ट का तो बहुत सामान होता है। ये सारे आपस में कनेक्टेड है, कोई किसी से जोड़ रखा है, कोई किसी से तार जोड़ रखा था, कोई कहीं है कोई कहीं है, पता नहीं। इसमें से एक मेन था गैल्वेनोमीटर, ये वाला मेन था, ये वाला गैल्वेनोमीटर मेन।
इसकी सुई 0 पर थी, इसकी सुई 0 पर थी पिछले 10 साल से, इसकी सुई पिछले 10 साल से 0 पर थी। 10 साल क्यों बोला? क्योंकि फैराडे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, फैराडे मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना रहा था, 10 साल से प्रैक्टिकल कर रहा था, हो ही नहीं रही थी उससे। पता नहीं क्या क्या ड्रामा कर रहा था, लेकिन उससे मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन रही थी, मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं बन रही थी। क्या किया? एक दिन उसका नौकर आया, फैराडे का नौकर, फैराडे का नौकर आया, उसने सब उठा उठा के यहाँ पोंछ पांछ दिया, सब साफ सूफ कर दिया, सब साफ लगा इधर उधर कर दिया उसने, सब बवाल। अब सब सामान इधर उधर खराब हो गया, सामान तो सब टेढ़ा मेढ़ा हो गया। अब थोड़ी देर बाद फैराडे आया, उसने देखा कि अरे बाप रे, सब सामान तहस नहस, सब गड़बड़ है, ये तो पता नहीं क्या क्या हो गया है भाई, अजीब सी चीज है। वो उसने बुलाया नौकर को अपने, चढ़ बैठा नौकर के ऊपर, भाई तूने कैसे छुआ इसको? छुआ कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट पागल होते हैं, उनको ना पेन ऐसे रखा हुआ है, लौट कर आए तो उनका पेन ऐसे मिल जाए, चढ़ बैठेंगे तुम्हारे ऊपर, ये पेन ऐसे क्यों रख दिया? हो सकता है ऐसे रख के वो रीडिंग ले रहा था अगले। तो कहने का मतलब क्या है? वो चढ़ बैठा नौकर के ऊपर, क्यों भैया तूने क्यों ऐसे किया, वो किया, 50 गालियां दी होंगी, मुझे तो नहीं पता कौन कौन सी दी, जरूर होगी। नौकर ने क्या किया? अब नौकर बोला मैंने कुछ नहीं किया। नौकर ने चप्पल थोड़ी मारेगा यार अपने मालिक को, है नहीं, कुछ नहीं सुन रहा था नौकर ने बेचारा क्या किया था? नौकर ने कुछ किया था क्या वैसे? नौकर ने किया कुछ नहीं था, आके सफाई कर दी थी बस, यहाँ पे छू दिया था खाली, कोई सामान कहीं रख दिया था, कोई कहीं रख दिया था, गलती उसने कोई नहीं करी थी। लेकिन बस बात ये थी कि वो साइंटिस्ट का सामान था, इसलिए चढ़ बैठा वो कि यहाँ क्यों हटा दिया, ये क्यों हटा दिया। अब इतनी तेज गुस्सा आई फैराडे को, इतनी तेज गुस्सा आई फैराडे को, ये पूरा कमरे में, इतना बड़ा कमरा, यहाँ पे सब फैराडे खड़ा है, यहाँ पे उसका नौकर खड़ा है, नौकर थोड़ा दूर ही खड़ा था, क्या भरोसा कब क्या मार दे चला के। अचानक से क्या हुआ, फैराडे ने क्या किया कि पता नहीं यहाँ क्या रखा हुआ था, उसने उठाया और चला के मारा अपने नौकर को, बहुत तेज चला के मारा। मतलब पता नहीं यार, मतलब यहाँ पे कुछ रखा था, यहाँ से उसने उठाया, खूब तेज मारा अपने नौकर को चला के। नौकर भी चालू, नौकर ऐसे करके बैठ गया नीचे से, लगा ही नहीं, उसके सिर के ऊपर से निकल गया, चला के मारा था, चला के मारा, यहाँ से निकल गया। बड़ा दिमाग खराब। लेकिन जब मारा ना उसने चला के, तो नौकर देख रहा था वहां पे, नौकर वहां देख रहा था लगातार खड़े होके। अचानक से नौकर की नजर पड़ गई, नौकर की नजर पड़ गई यहाँ इस गैल्वेनोमीटर पे, क्योंकि साइंटिस्ट का नौकर है। हम लोगों जैसे घर पे नहीं रामू निका की ये लोग होते हैं जो बिल्कुल ही खत्म, ऐसा नहीं है कि बहादुर जी साहब, वैसा नौकर नहीं होगा, वो भी पढ़ा लिखा होगा। साइंटिस्ट का नौकर है तो बेवकूफ तो होगा नहीं। अचानक से उसने ये देखा क्या, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर की सुई जो पिछले 10 साल से नहीं हिल रही थी, 10 साल से हिल ही नहीं रही थी, मतलब इतने प्रैक्टिकल हो गए, वो सुई हिला ही नहीं पाया फैराडे, मैग्नेटिक फील्ड लगा के कुछ भी करके, ये सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा था, ये सुई में डिफ्लेक्शन आ रहा था, ये डिफ्लेक्शन। बड़ा दिमाग खराब। तो जस्ट उस नौकर ने तुरंत फैराडे से कहा, सर देयर इज डिफ्लेक्शन इन द निडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, कि वो देखो डिफ्लेक्शन आ गया गैल्वेनोमीटर की निडल में, क्या है वो, पता नहीं आज तक तो नहीं आया था, आज क्यों आ गया। फैराडे का दिमाग खराब। फैराडे ने बोला, अरे बाप रे, इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब है कि प्रैक्टिकल सफल हो चुका है, इसमें डिफ्लेक्शन आने का मतलब है मैंने करंट बना ली है मैग्नेटिक फील्ड से, लेकिन बनी कैसे ये नहीं पता। बड़ा दिमाग खराब इसका फैराडे का, समझ नहीं पा रहा था ये डिफ्लेक्शन आ क्यों रहा है। अब प्रैक्टिकल शुरू हुआ, अब गुस्सा खत्म हो गया। नौकर अच्छा आदमी था, फैराडे बहुत बढ़िया आदमी था, बोला नौकर से अपने, बोला तू वहीं खड़े रहना, जो मैंने मारा चला के ला दे। उसने बोला फैराडे ने, जो मैंने तुझे चला के मारा वो ला मुझे दे। नौकर उठा के लाया, लो भैया लो। फिर उसने वहीं रखा उसको, फिर उसने उठाया, फिर चला के मारा। नौकर फिर बैठा, वो चीज उसके फिर सिर के ऊपर से निकली, फिर डिफ्लेक्शन आया। फैराडे बोला यार ये मजा आ गया, ये आज प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया, आज ये प्रैक्टिकल सक्सेसफुल हो गया। खतरनाक प्रैक्टिकल था क्या, जहां ये नौकर खड़ा था ना, इस नौकर के ऊपर बहुत सारी कॉइल्स टंगी हुई थी, कॉइल्स, वायर्स, कॉइल्स टंगी थी, और इन कॉइल्स का कनेक्शन भी उसने यहीं कहीं दे रखा था, इन कॉइल्स का कनेक्शन भी उसने फैराडे ने यहीं कहीं दे रखा था। होगा कोई प्रैक्टिकल, अब हमें तो वैसे पता नहीं है, हमने भी पढ़ाई है उनकी कहीं बायोग्राफी में, ये कहीं कनेक्शन यहाँ दे रखा था, ये बहुत सारी कॉइल्स थी यहाँ पर।
जब ये फैराडे यहाँ से कुछ चला के मार रहा था, ये नौकर बैठ जा रहा था, तो वो चीज इस कॉइल के अंदर में से निकल जा रही थी और निकलने के बाद इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। जो रिजॉइन करना है। हाँ, जो वो चला के मार रहा था वो था मैग्नेट, बड़ा सा मैग्नेट, और जहां से वो निकल रही थी वो थी बड़ी बड़ी क्वाइल्स। तो वहां से पता चला कि अगर कोई मैग्नेट किसी क्वाइल के अंदर से पास हो जाती है, अगर कोई मैग्नेट किसी क्वाइल के अंदर से पास हो जाती है तो वो करंट पैदा करती है, करंट बनाती है। होगी कौन सी करंट पता नहीं, लेकिन बनाती है। वही करंट की वजह से इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। उसी दिन इस करंट की खोज हुई कि मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट बनाई जा सकती है, इस फैराडे को इसी के लिए नोबेल प्राइज की बातें मिली, नोबेल प्राइज के लिए उसको नवाजा गया, इसी फैराडे को नोबेल प्राइज। तुम नहीं समझोगे फैराडे कितना बड़ा आदमी था। उसने नोबेल प्राइज के लिए, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं स्टेज पर, इतने बड़े ऊंचे साइंटिस्ट जाने कौन कौन। फैराडे ने कहा था कि जब इसको बुलाया था नोबेल प्राइज के लिए देने के लिए, प्राइज देते ना कि लिफाफा जाने क्या देते हैं रोल करके, तो इस फैराडे ने कहा था कि मेरे नौकर को बुलाया जाए। मैं किसी भी सीनियर साइंटिस्ट के हाथ से नोबेल प्राइज नहीं लूंगा, मैं अपने नौकर के हाथ से नोबेल प्राइज लूंगा, क्योंकि अगर ये नौकर नहीं होता तो मैं आज इस लायक नहीं होता, तो मैं करंट बनाता। सोच के देखो, एक हम और तुम होते हैं, स्टेज पे बुला लें, पता नहीं स्कूल का कोई मालिक हो चाहे कोई भी हो, अगर उसके हाथ से मिल रहा हो तो अपने मम्मी पापा बैठे हो तो उनको भूल जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कहने की जरा मम्मी को बुला दो यार, उनके हाथ से ले लो प्राइज, मम्मी की जो स्टेटस है कहाँ है या उनकी क्या है। इसने अपने नौकर को बुलाया, नौकर को बुलवाया गया, सब लोग बैठे रहे चुपचाप, उसके हाथ से प्राइज लिया इन्होंने। फैराडे इतना बड़ा साइंटिस्ट, उस दिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट का बनना पैदा हुआ, उस दिन मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनी, उस दिन फैराडे ने एक नई चीज खोजी, उस दिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स का जन्म हुआ, उसी दिन जिस दिन ये सारी बातें घटना पूरी हुई। तो समझ लो फैराडे ने क्या कहा जाए तो नौकर की वजह से उस दिन एक मैग्नेटिक फील्ड से करंट का बनना का जन्म हुआ, कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट के प्रोडक्शन हो पाया। फिर उसके बाद तो पूरी फिजिक्स ही तैयार हो गई साहब, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, जो कि आज भी चल रही है और चलती रहेगी। तो हुआ क्या, फैराडे लॉ में देंगे, उसके बाद क्या क्या चीजें थी वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बनी मैग्नेटिक फील्ड से करंट, ये उसके पीछे की थी स्टोरी, और आगे बढ़ते हैं। देखो अल्टीमेटली रूल क्या थे, अब हम सीखेंगे रूल्स, हुआ क्या, समझना जरा ध्यान से। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? कॉइल कौन सी थी? कॉइल, कंडक्टर की कॉइल, आयरन ले लो, स्टील ले लो, कॉपर ले लो, प्लेटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, तुम टिन ले लो, ये सारी चीज की तुम कॉइल बना सकते हो। स्टार्ट, समझना फैराडे लॉ स्टार्ट। अगर खत्म हो जाती है वीडियो, रिज्वाइन करना है, सबको रिज्वाइन करना है, ठीक है? खत्म हो गई सर। कितना सेकंड रह गया है? सर एंड कर दे रहा हूँ, रिज्वाइन कर लेते हैं। करो, एंड करो, रिज्वाइन करो।